हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा एकेडमी पर। एक बार फिर वर्तमान 2026 में जो सीईटी का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर 4 टॉपिक नए ऐड हुए हैं। उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो क्लास के एंड तक बने रहिए। सबसे पहला है इसके अंदर सीपीआर। सीपीआर होता क्या है कि देखिए, ये एक आपातकालीन तकनीक है जो किसी व्यक्ति की सांस या हृदय की धड़कन रोकने पर उसकी जान बचाने में मदद करती है। सीपीआर क्यों जरूरी है? हृदय में रुकने पर मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। समय पर सीपीआर से जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखने योग्य बातें क्या है आपके लिए कि जल्दी पहचाने कि जल्दी सीपीआर शुरू करें। सही गति रखें, 100 से 120 कंप्रेशन प्रति मिनट होना चाहिए। कि रुके नहीं, जब तक मदद न मिले रोगी को उसको प्रतिक्रिया देते रहना चाहिए हमको। यदि प्रशिक्षण प्राप्त हो तो एईडी का उपयोग भी कर सकते हैं। कब करें सीपीआर? कि जब व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, जब उसकी सांस नहीं चल रही हो या असामान्य हो, जब हृदय की धड़कन महसूस ना हो। इसके हम एमसीक्यू भी पढ़ने वाले हैं, तो क्लास के एंड तक बने रहिए। देखिए, सीपीआर की जो प्रक्रिया होती है उसको हम संक्षेप में समझते हैं कि मदद के लिए आप 112 पर कॉल कर सकते हो। 30 बार छाती को ऐसे दबाए और इसका जो पोस्चर है, यहाँ पर ये व्यक्ति दबा रहा है, ये पोस्चर आपके होना चाहिए हाथ का। फिर वहां पर उसको सांस दे और इसे दोहराते रहे। सीपीआर का सही अनुपात रहना चाहिए कि 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ्स, यानी कि मुंह में सांस देना। इसको सीपीआर से लाभ क्या मिलेगा कि मस्तिष्क और अन्य अंगों को ऑक्सीजन मिलेगी, व्यक्ति की जान बचने की संभावना बढ़ती है, अस्पताल पहुंचने तक जीवन बनाए रखने में ये मदद करती है। सीपीआर के मुख्य चरण होते हैं CAB। सी का मतलब होता है कंप्रेशन, यानी छाती को दबाना है। इस प्रकार से रोगी को सीधा लेटाए और उसकी छाती को बीचों बीच हाथों में रखे। 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई तक दबाना आपको और प्रति मिनट 100 से 120 दबाव दे। छाती को पूरी तरह ऊपर आने दे। दूसरा है ए का मतलब है एयरवे, यानी श्वसन मार्ग जो होता है, सिर को पीछे की ओर झुकाए, ठुड्डी को ऊपर उठाए और श्वसन मार्ग खोले। फिर है बी, ब्रीथ, यानी सांस देना। नाक को बंद करें, मुंह से मुंह लगाकर 1 सेकंड में 2 बार सांस दें। छाती को उठाना सुनिश्चित करें। और अगला जो इसके अंदर आता है आपके प्राथमिक उपचार के बारे में, फर्स्ट एड, कम ज्ञान त्वरित सहायता और बचा सकती है जान, ये इसका लाइन है। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि जो काटने या चोट लगने पर किसी व्यक्ति को कुछ काट जाता है तो उसे सबसे पहले घाव को साफ पानी से धोए या साफ कपड़े या से दबाव डाले, एंटीसेप्टिक लगाए और पट्टी बांध दे। ठीक है। दूसरा है कि जलने पर, अगर किसी को जल रहा है तो जले स्थान पर ठंडे पानी से कम 10 से 15 मिनट तक धोए। बर्फ, तेल, टूथपेस्ट या घी न लगाए। साफ कपड़ा से ढके, ठंडा करे, साफ करे और ढके। इसका मतलब ये है। बेहोश हो गया है अगर कोई, तो मरीज को खुली हवा से में लिटाए, तंग कपड़े में ढीले करे, पैरों को थोड़ा ऊंचा करे और होश आने तक निगरानी रखें, यानी कि लिटाए, पैरों को ऊंचा करे और निगरानी रखनी है। इधर है कि फिर नाक से खून आने पर क्या करना चाहिए कि शांत रहे और सीधे बैठे। सिर को हल्का आगे की ओर झुकाए, नाक के नरम हिस्से को 5 से 10 मिनट तक दबाए। ठंडे पानी की पट्टी नाक और माथे पर रखें, आगे झुके, दबाए और ठंडा रखें। हड्डी टूटने पर क्या करें कि घायल अंग को हिलाए नहीं। सबसे पहली बात तो ये, अंग को सीधा रखकर सपोर्ट दे, पट्टी या स्प्लिट बांधे, तुरंत चिकित्सक के पास ले जाए उसको। अगर सांस रुकने पर व्यक्ति को सीधा बैठाए, तंग कपड़े ढीले करे, शांत रखे, गहरी सांस लेने के लिए कहे और गंभीर स्थिति में तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। कीड़े के काटने पर क्या करें? तो कांटा निकाले, अगर हो तो साबुन और पानी से धोए, ठंडे पानी से पट्टी रखे और सूजन या एलर्जी हो तो डॉक्टर से संपर्क कर सकते हो। देखिए, प्राथमिक उपचार के सिद्धांत क्या है कि डेंजर, DRABC। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलर। ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या रखे, यानी बैंडेज होना चाहिए, पैड होना चाहिए, कैंची, पेन किलर, एंटीसेप्टिक, दस्ताने, एंडेसिव और थर्मामीटर होना चाहिए। कब डॉक्टर से संपर्क करना है कि बेहोशी या लगातार उल्टी हो, सांस लेने में कठिनाई हो, अधिक खून बह रहा हो,
हड्डी टूट हो या गंभीर जलन हो, एलर्जी या सूजन बढ़ रही हो। और आपको ये याद रखना है कि प्राथमिक उपचार केवल अस्थायी होता है, उचित इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। तीसरा है नशीली दवाओं का दुरुपयोग, ड्रग्स एब्यूज। एक बार की गलती पूरी जिंदगी भर की सजा है। नशा छोड़े और जिंदगी जोड़े, ये इसका लाइन है कि नशीली दवाई क्या है, यानी जो वे पदार्थ जो शरीर या मस्तिष्क को प्रभावित करके मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक बदलाव लाते हैं, उन्हें हम नशीली दवा कह सकते हैं। कि नशीली दवाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, तो कैनाबिस है, जैसे गांजा, भांग, चरस, ओपियाइड्स, अफीम है, ब्राउन शुगर, हेरोइन, कोकीन, सिंथेटिक ड्रग्स, इंजेक्शन द्वारा ली जाने वाली दवाई। ठीक है, ये नशीली दवाओं के प्रकार में आती है। नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव क्या होंगे? शारीरिक प्रभाव पड़ेंगे और मानसिक प्रभाव पड़ेंगे। तो शारीरिक प्रभाव में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, हृदय, फेफड़े, यकृत और गुर्दे के नुकसान, भूख कम लगना, वजन घटना, नींद ना आना, थकान, सिर दर्द, ये सभी होता है। और ओवरडोज से मृत्यु तक हो सकती है इसके अंदर। मानसिक प्रभाव, अवसाद, चिंता, डर, गुस्सा, निर्णय लेने की क्षमता कम होना, याददाश्त, एकाग्रता कमजोर होना, आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ना, व्यवहार में बदलाव और सामाजिक अलगाव भी हो जाता है। नशे की लत के कारण क्या होते हैं? कि दोस्तों का दबाव, परिवार में तनाव या कलह, जिज्ञासा या अज्ञानता, आसान उपलब्धता, मानसिक तनाव और अवसाद के कारण वो लत लगती है। नशे से कैसे बचें? अच्छी संगति रखें, नकारात्मक साथ से बचें, खेल, योग और व्यायाम को अपनाएं, अपने लक्ष्य और अपने सपने को ध्यान दें, समस्याओं से भागे नहीं, उनका समाधान करें, किसी भी प्रकार का नशा करने से साफ मना कर दें। संदेह या तनाव हो तो परिवार या शिक्षक से बात करें। छठा है कि नशा छुड़ाने के उपाय क्या हो सकते हैं? कि स्वयं नशा छोड़ने का दृढ़ संकल्प ले, या फिर परिवार या दोस्तों से सहयोग ले, काउंसलिंग या थेरेपी ले, आवश्यक हो तो डॉक्टर से इलाज ले और पुनर्वास केंद्र की मदद ले। याद क्या रखना है कि नशा कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता है और यह आपके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर बनाता है। नशा छोड़ना कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। नशा छोड़े, जीवन जोड़े के लिए आपको स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, उज्जवल भविष्य और खुशहाल परिवार और सफल जीवन आपका होगा। नशा मुक्त भारत स्वस्थ भारत रहेगा। आप इसकी मदद के लिए नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर भी जाकर लोग देख सकते हैं। एक चौथा आता है हमारे कि अभी जो है वर्तमान में सबसे ज्यादा यही खाकर बैठा है, सोशल मीडिया की लत। बच्चों को यही खा के बैठ गए अभी सोशल मीडिया की लत। ठीक है, कि सोशल मीडिया की लत से कि बार बार मोबाइल चेक करना, हर कुछ मिनट में फोन को देखने की आदत, समय का अधिक नुकसान, चिड़चिड़ापन और तनाव, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, काम या पढ़ाई में मन नहीं लगना, वास्तविक जीवन से दूरी, मानसिक स्वास्थ्य, नींद की कमी, पढ़ाई का असर, शारीरिक नुकसान, ये सभी जो है इस सोशल मीडिया की लत है। अब हम इसके एमसीक्यू पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीपीआर के हम एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। पहला है कि सीपीआर का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है, बताइए आंसर। देखिए, सीपीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिटेशन। ठीक है ना, आंसर ए हो जाएगा आपके। दूसरा है कि वयस्कों में सीपीआर देते समय छाती को कितनी गहराई तक दबाना चाहिए? 1 इंच, 2 से 0.4 इंच, 4 इंच या 0.5 इंच? तो इसके अंदर जो आंसर रहने वाला आपके वो हो जाएगा कि 2 से 2.4 इंच यानी 5 से 6 सेंटीमीटर दबाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं कि ताकि आपको सही से दिखे। कि एक वयस्क मरीज के लिए सीपीआर के एक चक्र साइकिल में चेस्ट कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथ का अनुपात कितना होना चाहिए? ये अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि 15 कंप्रेशन 2 सांसें, 30 कंप्रेशन 2 सांसें, 30 कंप्रेशन 5 सांसें या 5 कंप्रेशन और 1 सांस। तो इसका आंसर रहने वाला है कि 30 कंप्रेशन और 2 सांस। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि सीपीआर के दौरान प्रति मिनट चेस्ट कंप्रेशन
की गति कितनी होनी चाहिए? 60 से 80 प्रति मिनट, 80 से 100 प्रति मिनट, 100 से 120 प्रति मिनट, 140 से 160 प्रति मिनट। तो इसका आंसर रहने वाला है कि 100 से 120 प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि सीपीआर की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? मरीज को सांस देना, मरीज की छाती दबाना, आसपास के वातावरण की सुरक्षा जांचना, एम्बुलेंस को कॉल करना। तो इसका आंसर रहने वाला है कि आसपास के वातावरण की सुरक्षा जांच करना। यदि कोई व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है और उसकी सांसें सामान्य नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसे पानी पिलाना चाहिए, तुरंत सीपीआर शुरू करना चाहिए, उसके होश में आने का इंतजार करना चाहिए या उसे जोर से हिलाना चाहिए? तो इसका आंसर है कि तुरंत सीपीआर शुरू करना चाहिए। मैंने पहले आपको इमेज इसीलिए बताया कि सीपीआर आप अभी क्वेश्चन में डायरेक्ट समझ नहीं सकते, इसीलिए मैंने पहले सीपीआर का आपको डिटेल बताई, उसके बाद आपको एमसीक्यू करा रहा हूं। चिकित्सा के क्षेत्र में एईडी का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग सीपीआर के साथ किया जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो अगर आपको आता है। तो इसका आंसर रहने वाला है बी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। बच्चों यानी जो 1 वर्ष से यौवन तक में सीपीआर देते समय यदि आप अकेले हो तो कंप्रेशन के लिए कितने हाथों का उपयोग करना चाहिए? दोनों हाथों का पूरा दबाव, केवल एक हाथ या दोनों हाथ, केवल 2 उंगलियों का या फिर केवल अंगूठे का? तो इसका आंसर रहने वाला है केवल एक हाथ या दोनों हाथ, जो बच्चे के आकार के अनुसार रखते हैं। सीपीआर देते समय चेस्ट कंप्रेशन के बीच में छाती को वापस अपनी सामान्य स्थिति में आने देना क्यों जरूरी है? ताकि देने वाले को आराम मिले, ताकि दिल में खून दोबारा ठीक से भर सके, ताकि मरीज को दर्द न हो, यह जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि ताकि दिल में जो खून दोबारा ठीक से भर सके, चेस्ट रिकॉइल हो सके। यदि मरीज में जीवन के लक्षण जैसे सांस लेना या हिलना डुलना वापस आ जाए तो उसे किस पोजीशन में लेटाना चाहिए? पेट के बल, रिकवरी पोजीशन, एक करवट पर यानी कि पैर ऊपर करके, सीधा पीठ के बल। तो इसका जो आंसर रहने वाला है कि रिकवरी पोजीशन में उसको लेटाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक उपचार के बारे में, फर्स्ट एआईडी कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि मरीज का स्थायी इलाज करना, जीवन बचाना और स्थिति को बिगाड़ने से रोकना, डॉक्टर की फीस बचाना या मरीज को तुरंत घर भेजना। तो इसका जो आंसर रहने वाला आपके बी कि जीवन बचाना और स्थिति को बिगड़ने से रोकना। प्राथमिक उपचार में DRSABCD नियम के अंतर्गत आर का क्या अर्थ है? रिकवरी, रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया जांचना, रनिंग यानी भागना, रेस्पिरेशन यानी श्वसन। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया जांचना। यदि किसी व्यक्ति का हाथ बुरी तरह जल गया हो तो प्राथमिक उपचार के तहत सबसे पहले क्या करना चाहिए? तुरंत उस पर तेल या गेल लगाना चाहिए, कम से कम 10 मिनट तक बहते ठंडे पानी से धोना चाहिए, उस पर तुरंत कसकर पट्टी बांधनी चाहिए या छाले को फोड़ देना चाहिए? इसका आंसर रहने वाला है आपके कि कम से कम 10 मिनट तक उसे बहते ठंडे पानी से धोना चाहिए। यह भी हम फुल डिटेल के अंदर भी पढ़े थे। गंभीर रूप से बहते हुए खून को रोकने के लिए प्राथमिक उपचार का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कि घाव पर पाउडर डालना, घाव पर साफ कपड़े से सीधा दबाव बनाना या घाव को खुला छोड़ देना या मरीज को सोने के लिए कहना। इसका आंसर होगा आपके कि घाव पर साफ कपड़े से सीधा दबाव बनाना। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो प्राथमिक उपचार के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पर देखिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको स्पेशल ध्यान रखना है आपको। मरीज को शांत रखना, प्रभावित हिस्से को दिल के स्तर के नीचे रखना, घाव को चीरा लगाना या मुंह से जहर चूसना, तुरंत एम्बुलेंस बुलाना। तो आपको
घाव को चीरा नहीं लगाना और मुंह से जहर नहीं चूसना। वैसे मोच के उपचार के लिए किस प्रसिद्ध सिद्धांत का पालन किया जाता है? प्राइस नियम, हीट नियम, स्लो नियम या फास्ट नियम? तो आंसर वैसे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि इसका जो आंसर रहने वाला है प्राइस। यानी पी का मतलब होता है प्रोटेक्ट, आर का मतलब रेस्ट, आई का मतलब आइस, सी का मतलब कंप्रेस और ई का मतलब इलिवेट। ठीक है, चले आगे। फर्स्ट एड किट में एंटीसेप्टिक लिक्विड जैसे डेटॉल या सैवलॉन का मुख्य उपयोग क्या है? दर्द कम करने के लिए, घाव को कीटाणु रहित साफ करने के लिए, खून का थक्का जमाने के लिए या बेहोशी दूर करने के लिए? तो इसका क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बी, घाव को कीटाणु रहित या साफ रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की नाक से खून बह रहा है तो उसे किस स्थिति में बैठाना चाहिए? सिर पीछे की ओर झुकाकर, सिर थोड़ा आगे की ओर झुकाकर और नाक के नरम हिस्से को दबाकर, पूरी तरह सीधा लेटकर, पेट के बल लेटकर? तो इसका आंसर है कि सिर थोड़ा आगे की ओर झुकाकर और नाक को नरम हिस्से को। किसी दुर्घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार देते समय आपकी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? घायल व्यक्ति की पहचान करना, खुद को और आसपास के माहौल को सुरक्षित सुनिश्चित करना, पुलिस को फोन करना, घायल का सामान संभालना? तो इसका आंसर रहने वाला है कि खुद को और आसपास के माहौल को सुरक्षित सुनिश्चित करना। यदि किसी व्यक्ति के गले में खाना या कोई वस्तु अटक जाए और वह खाए न पाए, खांस न पाए, तो कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए? सीपीआर, हेयमलिज पैंतरा, एडमोमिनल थ्रस्ट, उसे पानी पिलाना या उसे सुला देना? तो इसका आंसर है कि हेयमलिज पैंथरा जो है उसे अपनानी चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं ड्रग एब्यूज, नस्ली दवाओं का दुरुपयोग के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि ड्रग एब्यूज से क्या तात्पर्य है? डॉक्टर की पर्ची के अनुसार दवा लेना, किसी कानूनी या गैर कानूनी पदार्थ का नुकसानदेह तरीके से बार बार सेवन करना, मेडिकल स्टोर से ओटीसी दवाई खरीदना, केवल सिर दर्द की गोली खाना? तो इसका जो आंसर रहेगा आपके बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नस्ली दवाओं के सेवन का एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक कारण हो सकता है? अच्छा स्वास्थ्य, पीयर प्रेशर, दोस्तों का दबाव और अकेलापन, उच्च शिक्षा, संतुलित जीवन शैली? तो इसका आंसर रहने वाला आपके पीयर प्रेशर, दोस्तों का दबाव और अकेलापन। दवाओं के लगातार सेवन से जब शरीर को उसी प्रभाव के लिए अधिक मात्रा की आवश्यकता होने लगती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? विड्रॉल, टॉलरेंस या सहनशीलता, डिटॉक्सिफिकेशन, रिकवरी? तो इसका आंसर आपके होगा टॉलरेंस, सहनशीलता। नशीले पदार्थों का अचानक सेवन बंद करने पर शरीर में होने वाले दर्दनाक शारीरिक और मानसिक लक्षणों को क्या कहा जाता है? टॉलरेंस लक्षण, विड्रॉल लक्षण, एलर्जी, साइड इफेक्ट्स? तो इसका आंसर आपके होगा विड्रॉल लक्षण। नशीली दवाओं के सेवन का मानव मस्तिष्क के किस मुख्य सिस्टम पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिवॉर्ड सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम? तो इसका आंसर रहने वाला आपके रिवॉर्ड सिस्टम। भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सी नोडल एजेंसी जिम्मेदार है? एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या ईडी प्रवर्तन निदेशालय? तो इसका आंसर रहने वाला है ए, एनसीबी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। भारत सरकार द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ कौन सा राष्ट्रीय कानून लागू किया गया है? एनडीपीएस एक्ट 1985, फेरा एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आईटी एक्ट 2000?
तो इसका आंसर है NDPS एक्ट 1985। ड्रग एडिक्शन की जो लत से पीड़ित व्यक्ति को सामान्य जीवन में वापस लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभियोजन, पुनर्वास, कारावास, अलगाव। इसे हम कहेंगे पुनर्वास। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग एब्यूज का एक मानसिक लक्षण है? अचानक वजन बढ़ना, अत्यधिक मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और अवसाद, आंखों की रोशनी बढ़ना, त्वचा का रंग बदलना। तो इसका आंसर है अत्यधिक मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन होता है, अवसाद। स्कूल और कॉलेजों में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? केवल सजा का डर दिखाना, जीवन कौशल शिक्षा और परामर्श सत्र आयोजित करना, दवाओं पर प्रतिबंध लगाना, छात्रों को अकेला छोड़ देना। तो इसका जो आंसर रहने वाला है बी कि जीवन कौशल शिक्षा और परामर्श सत्र आयोजित करना। चौथा टॉपिक है हमारे डिजिटल साक्षरता सोशल मीडिया का एडिक्शन। पहला क्वेश्चन है कि डिजिटल जो साक्षरता है का सही अर्थ क्या है? कि केवल महंगे स्मार्टफोन खरीदना, डिजिटल तकनीकों और इंटरनेट का सुरक्षित, प्रभावी और जिम्मेदार के से उपयोग करने की क्षमता, दिन भर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना या कोडिंग का एक्सपर्ट होना। तो इसका जो आंसर रहने वाला है बी। क्वेश्चन नंबर 2 कि सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताने और उसे न छोड़ पाने की मानसिक स्थिति को क्या कहा जाता है? डिजिटल डिवाइड, सोशल मीडिया एडिक्शन, ई कॉमर्स, साइबर सुरक्षा। इसे हम कहेंगे सोशल मीडिया की लत। सोशल मीडिया एडिक्शन के कारण युवाओं में अक्सर कौन सी मानसिक समस्या देखी जाती है? फोमो, एकाग्रता में वृद्धि, बेहतर नींद, उच्च आत्मविश्वास। ये तीनों तो होएगी नहीं, केवल एक चीज होगा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट जाने का डर। डिजिटल साक्षरता के तहत टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का उपयोग क्यों किया जाता है? इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स की सुरक्षा को मजबूती करने के लिए, अधिक फॉलोवर्स पाने के लिए या फोटो एडिट करने के लिए। आपको ही पता है, सबको सोशल मीडिया चलाने वाले हैं। टू फैक्टर किस लिए काम आता है? टू फैक्टर काम आता है उसकी सिक्योरिटी के लिए, डबल। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को परेशान करना, धमकाना या अपमानजनक बातें लिखना क्या कहलाता है? साइबर बुलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फिशिंग, ब्लॉगिंग। तो देखिए इसके अंदर ब्लॉगिंग भी होगा नहीं, डिजिटल मार्केटिंग भी हो नहीं रही, वो फिशिंग भी नहीं हो रहा, वो हो रहा है साइबर बुलिंग। सोशल मीडिया की लत से बचने के लिए डिजिटल डिटॉक्स का क्या मतलब है? कि मोबाइल को पूरी तरह से बेच देना, कुछ समय के लिए स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना लेना, नया कंप्यूटर खरीदना या इंटरनेट का रिचार्ज खत्म करना। कैसे कैसे सवाल है ना। तो इसका आंसर होना बी। किसी अज्ञात ईमेल या मैसेज में दिए गए संदिग्ध लिंक पर क्लिक करके बैंक विवरण चुराने के प्रयास को हम क्या कहते हैं? स्पैमिंग, फिशिंग, हैशटैग, डिजिटल साक्षरता। तो इसे कहते हैं फिशिंग। अत्यधिक स्क्रीन टाइम का मानव स्वास्थ्य पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है? शारीरिक फिटनेस में सुधार तो आएगा ही नहीं ना। अनिद्रा और आंखों में तनाव, याददाश्त का बहुत तेज भी नहीं होगी, मानसिक शांति भी नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर होगा बी, अनिद्रा वगैरह तनाव होगा इसको। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, OTP साझा करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसे दोस्तों के साथ सार्वजनिक रूप से शेयर करना चाहिए, इसे कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, इसे अपने सोशल मीडिया बायो में लिखना चाहिए, इसे किसी भी अनधिक ऐप में सेव करना चाहिए। तो इसका सही आंसर रहने वाला आपके बी, इसे किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना, वरना बैंक खाली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कदम डिजिटल रूप से साक्षर व्यक्ति की पहचान है? कि बिना जांचे किसी भी भ्रामक खबर, फेक न्यूज को फॉरवर्ड करना, जानकारी शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जांच, फैक्ट चेक करना, दिन में 10 घंटे रील्स देखना, ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग न करना। तो इसका आंसर होगा बी कि जानकारी शेयर करने से पहले उसकी फैक्ट जो है उसकी जांच करना।
दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण सीईटी की तैयारी कमसा अकेडमी पर आपको निःशुल्क मिलेगी, और इसकी जो पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल कमसा अकेडमी पर आपको मिल जाएगी।